हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फैजल, अब्बू, ये तेरे लिए दोस्तों में बांट कर खाना बेटा। जी अब्बू। सुन बेटा, आगरा चलेगा मेरे साथ? अम्मी भी चलेगी? तू जिद करेगा तो उसको चलना ही पड़ेगा। तो करेगा ना जिद? मना लेगा ना अपनी अम्मी को आगरा चलने के लिए? ये मेरी जिद नहीं, गरिमा और मर्जी। और जिद तो आपने की थी, शराब ना छोड़ने की, मुझे तलाक देने की। कोई परवाह नहीं थी आपको अपनी बीवी और बच्चों की। मैं बदल गया हूँ, शराब छोड़ दी है मैंने, नौकरी करता हूँ अब, तुम तीनों को संभाल सकता हूँ। और ये क्या है अमरीन, तुम यहाँ फैजल को मुझसे अलग रखती हो और मैं फरीदाबाद गया महर को देखने। तेरे अब्बू अम्मी ने मुझे एक बार मिलने तक नहीं दिया महर से। क्यों? लावारिसों की तरह छोड़कर चले गए थे आप हम तीनों को। वो तो गनीमत है कि अब्बू और अम्मी मेरा सहारा बने, और ये मेरी अजमत है कि तलाक के बाद भी मैं आपसे नान नफका नहीं मांगती। लौट आओ अमरीन। देखो यूसुफ, जिस जिंदगी को तुमने ठोकर मारी, उसमें अचानक से उठकर ऐसे फिर से दाखिल नहीं हो सकते तुम। आखिरी बार कह देती हूँ तुमसे, दूर रहो मुझसे और मेरे बच्चों से। मेरे बच्चों से? फैजल मेरा बच्चा नहीं है। देखो अमरीन, जो हुआ मिट्टी डालो, नए सिरे से शुरू करते हैं। हम नए सिरे से जिंदगी शुरू कर चुके हैं यूसुफ, और अब तुम्हारी जगह हम तीनों की जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। जो दर्द तुम दे रही हो ना मुझे अमरीन, कसम है तुम भी झेलोगी, टूट जाओगी तुम। हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से कोई कम दर्द नहीं झेले मैंने। तुम दे रही हो ना मुझे अमरीन, कसम है तुम भी झेलोगी। फैसल, क्या हुआ अम्मी? घर चलो। अभी मेरे खेलने का टाइम है। कहा ना चलो घर चलो। लेकिन क्यों? अप्पू से मिला था क्या? हाँ, उन्होंने चॉकलेट भी दी मुझे। क्यों ली तूने? मैं तुझे चॉकलेट नहीं देती क्या? वो मेरे अब्बू है, आगरा जाने को बोल रहे थे। देखो फैसल, तुम्हारे अब्बू कुछ भी कहे, लेकिन तू उनके साथ नहीं जाएगा, समझ गया ना? मुझे अब्बू अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आगरा भी नहीं अम्मी। अब मैं जाऊं खेलने? थोड़ी देर। मतलब सबका अपना अपना।
हर इंसान सारे कर्म, सारे फैसले अपने हित के लिए करता है, अपना मतलब पूरा करता है। पर जब कोई इंसान सामने वाले के हित की परवाह ना करते हुए सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, हम उसे मतलबी इंसान कहते हैं। आज के इस केस में एक शख्स ने मतलबीपन की एक नई गहराई साबित की और इसकी जो कीमत चुकाई गई वो बहुत ऊंची थी। खाने के बाद मैं खेलने जा रहा हूँ मम्मी। सब कुछ सोच कर ही घर आता है ना तू। हमारी टीचर कहती है कि हर चीज की प्लानिंग करो। और होमवर्क की प्लानिंग हुई है नहीं? होमवर्क शाम के 6 से 7 के बीच में होगा, खेलने के बाद, खाने और सीरियल से पहले। लेकिन आज तक तो तुम 7 के पहले कभी घर नहीं आए। आज से आ जाया करूंगा। और अगर नहीं आए तो तुम्हें घसीट के लाने का प्लान बना लूं? अब मैं जा रहा हूँ। बाय अम्मी। फैजल, फैजल। कौन है? आंटी, फैजल कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं है वो? हम तो 2 बजे से खेल रहे हैं, फैजल तो आया ही नहीं, इसीलिए मैं बुलाने आया। लेकिन 2 बजे तो वो घर से निकला कंचे लेकर। हमारे पास तो वो आया ही नहीं आंटी। नहीं आंटी, हम सब उसका वेट करते रहे, वो नहीं आया तो हमने खेलना शुरू कर दिया। तो कहीं और गया होगा कंचे खेलने। पता नहीं आंटी, कंचे तो यही खेलता है। हाँ अमरीन बेटा बोलो। हेलो अम्मी, महर है क्या वहां पर? महर यहीं घर पर है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है अम्मी, ये यूसुफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हेलो अमरीन, बात तो सुन। नानी जान, अम्मी का फोन था। हाँ बेटा, अम्मी थोड़ी देर बाद दोबारा फोन करेंगी। फातिमा आपा, जरा घर का ध्यान रखना, मैं भी आती हूँ। जी तो मुझे पुलिस कंप्लेंट दर्ज करानी है, चलोगे मेरे साथ? पुलिस? क्या हुआ? सारा मोहल्ला ढूंढा, मुझे वो कहीं नहीं मिला। मुझे पहले बता दिया होता, मैं भी ढूंढ लेता। ये जरूर यूसुफ की कोई चाल होगी, मैं कह रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, पुलिस सब संभाल लेंगी। कासिम भाई, वो आज ज़रा जल्दी निकलना था मुझे। ठीक है, जाओ, कल देर मत करना, टाइम से आ जाना। जी, जल्दी आ जाऊंगा। सब पिछले हफ्ते यूसुफ आ गया, उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे दर्द देगा। अभी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, जरूर उसी ने कुछ किया होगा साहब। यूसुफ का फोन नंबर दीजिए, हम बात करते हैं। 444 3344। हेलो, यूसुफ इलियासी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं नूरगंज पुलिस स्टेशन दिल्ली से सब इंस्पेक्टर नारंग बोल रहा हूँ। क्या बात है साहब? फैजल कहाँ है यूसुफ? मेरा बेटा फैजल? हाँ, वो तो अपनी अम्मी, मेरी बीवी अमरीन के साथ है दिल्ली में। यूसुफ, अमरीन हमारे सामने बैठी है, फैजल पूरे मोहल्ले में कहीं भी नहीं है। कहाँ ले गए फैजल को? तो यूसुफ कहाँ है मेरा बच्चा? पगला गई हो क्या? तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था तू? मेरी मर्जी, नहीं उठाना था तेरा फोन। तो मेरा फोन। यूसुफ, अमरीन का फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? साहब,
मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया कि वापस लौट आओ दोनों बच्चों के साथ, माफी मांगी है, शराब छोड़ी है। उसके बाद भी हर बार मेरी तौहीन की है उसने। तो नहीं हुआ मूड उससे बात करने का साहब। फैजल को तुम अपने साथ आगरा ले गए? अरे क्या साहब, मैं यहाँ आगरा से हिला ही नहीं। ये औरत बच्चे को संभाल नहीं पा रही है और मेरे पे इल्जाम डाल रही है। राजेश सर। एक टीम लेकर आगरा जाओ और यूसुफ इलियासी को उठा कर लाओ। जी सर। साहब, यूसुफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते साहब। अमरीन जी, आप बेफिक्र रहिए। अगर आपका बेटा फैजल इस यूसुफ के पास है तो हम उसे बहुत जल्द आपके पास ले आएंगे। क्या नाम बताया आपने? सर जीतू चंदेल। आप पड़ोसी हैं इनके? जी नहीं, ये हमारे ही मकान में किराए पे रहती है। इन्हें घर पर लेके जाइए और हमारे फ़ोन का इंतज़ार करिए। क्या हुआ जीतू? फैसल का पता चला? नहीं आंटी, वो पुलिस यूसुफ को आगरा से उठाने गई है। मैं तो कहती हूँ मियाँ बीबी बच्चों को हमेशा साथ में ही रहना चाहिए। यूसुफ कितनी बार आकर गया, अमरीन को मान लेनी चाहिए थी उसकी बात। अभी फैजल के सारे दोस्त कह रहे कि वो खेलने आए ही नहीं, लेकिन 2 बजे मेरे सामने फैजल कंचे लेकर बाहर खेलने गया। अभी जरूर यूसुफ ने कुछ किया है। जब यूसुफ तुझे आखिरी बार धमकी देकर गया था, तुझे उसी वक्त पुलिस के पास जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। अब किसे पता था कि कोई इस हद तक भी गिर सकता है। न जाने कैसी किस्मत लेकर आई है हमारी बच्ची। जब ऐसा लगने लगा कि बड़े दिनों के बाद उसकी गाड़ी पटरी पर आ रही है, तो देखो ये मुसीबत आ गई। पता नहीं यूसुफ ऐसा क्यों कर रहा है। साहब मत मारिए ना साहब, मैं तो पूरा दिन आगरा में था साहब। दिल्ली में ये कैसे करता साहब? मैंने कब कहा कि तूने खुद किया? जिससे करवाया उसका नाम बोल। बोल, फैजल कहाँ है? फैजल मेरे लाख कहने पर मेरे साथ नहीं आता था साहब। किसी अजनबी के साथ कैसे जाएगा साहब? इतना तो मैं भी जानता हूँ। तू उसे उठाने के लिए जरूर किसी गुंडे को भेजा होगा जो बेहोश करके ले गया होगा। बोल बच्चा कहाँ है? फैजल मेरा अपना बेटा है साहब, मेरा अपना खून है साहब। मैं उसके साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ साहब? जो इंसान अपने बीवी बच्चों को छोड़कर भाग सकता है, अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है, कुछ भी कर सकता है। साहब ऐसा नहीं है कि मैं इन तीनों से प्यार नहीं करता था, अमरीन से भी करता था साहब। उसके पहले की पूरी कहानी जानते हुए भी मैंने उसके साथ निकाह किया था साहब। क्या है अमरीन की पहले की कहानी? अमरीन मोहल्ले के यार घर में पूछा, एक बच्चे से बात की, स्कूल के बच्चों से भी बात की, और किसी ने फैजल को नहीं देखा। पता नहीं जीतू, यूसुफ मेरे फैजल को कहाँ ले गया। किस साल में होगा मेरा बच्चा? हेलो अमरीन, यूसुफ इलियासी आपका दूसरा शौहर था? हाँ, ये मेरी दूसरी शादी थी साहब। लेकिन यूसुफ ने आपको बताया कि फैजल कहाँ है? यूसुफ सारा दिन दुकान पर था आगरा में, शाम तक। उसने जरूर अपने किसी गुंडे दोस्त को भेजा होगा साहब, मैं कह रही हूँ आपसे। आपका पहला शौहर मंसूर कुरैशी गुंडा किस्म का था। मंसूर ने फैजल को अगवा करवाया, लेकिन मंसूर ऐसा क्यों करेगा साहब? मंसूर का नंबर दीजिए। क्या बोले? मंसूर तुम्हारा पहला पति? हाँ साहब, मंसूर कुरैशी बोल रहा हूँ। बताइए क्या बात है? फैजल को क्यों उठाए मंसूर? फैजल? कौन फैजल? अमरीन का बेटा फैजल। सर अमरीन से तलाक हुए 11 साल हो गए। अब उसकी दूसरी शादी से हुए बेटे से मेरा क्या ताल्लुक? कुछ दुश्मनी ऐसी होती है जो वक्त को भी निगल जाती हैं। अब सच सच बोल, तूने फैजल को कहाँ छिपाया है और क्यों उठाया उसे? साहब अगर ये शिकायत अमरीन ने दर्ज कराई है ना, तो वो जरूर गांजा मांजा फूकने लगी है। पर अगर आप उस पर यकीन कर रहे हैं तो पता नहीं आप क्या फूक करके बैठे। बदायूं चांद पर है जहां बैठकर तू पुलिस के साथ बदतमीजी करेगा और हम चुपचाप सुनते रहेंगे? उठाकर दिल्ली लाऊं क्या तुझे? साहब आप इल्जाम में तो इतना भद्दा लगा रहे हो। अमरीन से निकाह के 9 महीने बाद हमारा अशफाक पैदा हुआ। अशफाक 4 महीने का नहीं होता कि अमरीन ने तलाक मांग ली। इन 11 सालों में वो अशफाक को बीच बीच में फोन करती रही, कभी कदार मिलने भी आती रही है। साहब मेरा दूसरा निकाह हो गया, जैसा कि अमरीन का यूसुफ के साथ हो गया। अगर हमें पता चला कि तू हमसे झूठ बोल रहा है। ओ साहब सच पूछे जाकर के उस अमरीन से, बड़ी मतलबी है वो, उसे कोई तीसरा मिल गया होगा, इसलिए अपने दोनों बच्चों से पल्ला झाड़ने के लिए फैजल के गायब होने का नाटक कर रही है।
आप अमरीन से बात कर रहे थे? अब खुदा के लिए तुम शुरू मत हो जाओ। अमरीन से नहीं, पुलिस से बात कर रहा था। पुलिस? अमरीन का बेटा फैजल गायब हो गया है और पुलिस मुझ पर शक कर रही है। कहीं आपने कुछ किया तो नहीं? चुप! सर, अमरीन को फोन किया था। वो कह रही थी कि उसके साथ जो लड़का था जीतू, उसने मोहल्ले के हर घर को तलाशा है, हर बच्चे से पूछा है, लेकिन किसी ने भी फैजल को नहीं देखा है। मुझे ये मामला सीरियस गड़बड़ी वाला लगता है। एक 8 साल का बच्चा 2-2:30 बजे अपने घर से निकलता है बाय अम्मी। और इस वक्त रात के 11 बज चुके। अब बच्चे की कोई खबर नहीं है। सर, अमरीन का पहला पति मंसूर कुरैशी, मैंने उससे भी बात की है, बदायूं में रहता है। अमरीन के साथ बहुत ज़्यादा टच में नहीं है, कभी कभार फ़ोन होता है दोनों के बीच, पर अमरीन साल में 1-2 बार अपने बेटे से मिलने के लिए बदायूं जाती है, बस इतना है। और ये मंसूर कुरैशी यहाँ कभी नहीं आता? कह तो रहा है कि कभी नहीं आता। ओ साहब, जो कुछ बोलना था सब बोल दिया मैंने, अब क्यों बंद करके रखा है मुझे? फैजल मेरा बेटा है, मेरा अपना खून है, मैं उसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। साहब, मैं कह रहा हूं, अमरीन ने सब कुछ किया है, मतलब उसका है, मतलब ही मुझे साबित करने में तुली है। सर, फैजल की तस्वीर सारी पेट्रोलिंग टीम में सर्कुलेट करवा दी है। और फिरौती के लिए अभी तक कोई कॉल नहीं आया, राइट? अभी तक तो नहीं। अमरीन का फोन सर्विलेंस पर है। सर, एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। अमरीन किराए के कमरे में रहती है, बच्चे को पालने के लिए सिलाई का काम करती है, किसी को उससे क्या फिरौती मिलेगी? फिरौती के लिए ना सही, लेकिन हमें गुमराह करने के लिए कोई ना कोई कॉल जरूर आ सकता है। मामला बहुत सीरियस है राजेश। बच्चा कहाँ होगा? वो रात अमरीन की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी जो उसने जाग कर बिताई अपने बच्चे की फिक्र में। यूसुफ भी रात भर एक लम्हा नहीं सो पाया। जिल्लत और गुस्से ने उसे घेर रखा था। उस पर उसी के बच्चे के अपहरण का शक किया जा रहा था। रात भर 8 वर्षीय फैजल की कोई खबर नहीं थी, और सुबह की पहली किरण के साथ साथ जो खबर आई वो बदबू में लिपटी उसी डर को सच साबित कर रही थी जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता था। सर, फैजल की लाश मिली है। कहाँ? जहां से मोहल्ला शुरू होता है सर, वहीं एक कचरे का डंप है, उसी में। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किसी वायर या रस्सी से गला घोटा गया है बच्चे का? दोपहर 2 बजे घर से निकला। डेथ कितने बजे हुई होगी? खाना खा के निकला होगा, क्योंकि पेट में खाना पचा नहीं था। हमारे पास डेड बॉडी सुबह 8:30 बजे आई। उसकी लगभग 18 घंटे पहले डेथ हुई होगी। कल 2 से 3 के बीच में। हाँ। फैजल तो आया ही नहीं खेलने, इसीलिए मैं उसके घर गया उससे बुलाने। फिर उसकी मम्मी आई थी मैं पूछने। हमने उन्हें तभी कहा कि फैजल आज आया ही नहीं खेलने। अगर फैजल तुम लोगों के साथ खेलने के लिए नहीं आया तो कहीं और गया होगा ना खेलने। कुछ पता है कहाँ गया था? कुछ दिन पहले उसके पापा आए थे यहाँ,
तब फैजल कह रहा था कि बहुत जल्दी वो उसकी मम्मी के साथ उसके घर जाएगा, आगरा। तुझे पता है, इस बार अब्बू कह रहे थे कि वो अम्मी को मना कर ही रहेंगे। फिर मैं, मेरी बहन मेहर, अम्मी और अब्बू आगरा में साथ साथ रहेंगे। अच्छा, जिस दिन फैजल ने अपने पापा की दी हुई चॉकलेट्स तुम्हारे साथ शेयर की थी, तो क्या उसी दिन उसके पापा उसके पास वापस लौट कर आए थे? याद नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता वो वापस लौट कर आए थे। सर, ये अमरीन बात करने की हालत में नहीं लग रही। आपने फैजल के बारे में अच्छी तरह से पूछा था? एक घर में जाकर पूछा, जितने बच्चे थे सबसे सवाल भी किया, पर समझ नहीं आ रहा है कि बिना किसी के देखे सुने ये सब कैसे हो गया। बच्चा इसी मोहल्ले में मारा गया है सर। और शायद दोपहर में उसके बाद बच्चे की लाश को लाकर इस कचरे के डब्बे में फेंका गया हो। लाश को शायद दोपहर में ना फेंका गया हो सर। भीड़ वाला मोहल्ला है, थोड़ा मुश्किल होता है। सामने एक चाय वाला है, उससे भी बात की है मैंने। वो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक दुकान में ही रहता है। और उसने कुछ नहीं देखा? जी नहीं सर। तो लाश को देर रात को या फिर सुबह बहुत जल्दी फेंका गया कचरे में, जब कोई देख ना सके। इसका मतलब है कल तकरीबन दोपहर के 2 बजे से लेके देर रात तक, या फिर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग तक लाश इस मोहल्ले के ही किसी घर में थी। एक काम करो, इस मोहल्ले के सभी घरों की डिटेल इंक्वायरी करो, सबका प्रोफाइल बनाओ, और वो यूसुफ इलियासी उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता करो इस मोहल्ले में वो कौन है जो उसके साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त खुन्नस रही होगी तेरे अंदर, जो तुमने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। सुबह से आपके आदमी डंडे पे डंडा लगाए जा रहे हैं, पूछ रहे हैं मोहल्ले में मैंने किसके घर में फैजल को मारा और लाश छुपाई। मैं फैजल को अपने साथ ले जाना चाहता था, प्यार से, जबरदस्ती नहीं साहब। मैं उसे मारूंगा कि आपको मोहल्ले में मेरे खिलाफ कोई सबूत मिला साहब? मैं आपको सच बताता हूं, मेरा उस मोहल्ले में एक ही दोस्त था साहब, मेरा अपना बेटा फैजल। वो मेरी बीवी अमरीन। उसने मुझे कभी समझा ही नहीं साहब। आप जाओ, उसे उठाओ और पूछो कहीं उसी ने तो नहीं मार डाला मेरे फैजल को। लेकिन वो क्यों मारेगी? अपनी कोख से जने बच्चे को वो क्यों मारेगी? कहीं उसे कोई और तो नहीं मिल गया? बेटी को तो पहले ही अपने अम्मी अबू के गले बांध दिया, बेटे को भी अपने रास्ते से साफ कर दिया साहब। उसे कोई तीसरा मिल गया होगा, इसलिए अपने दोनों बच्चों से पल्ला झाड़ने के लिए फैजल के गायब होने का नाटक कर रही है वो। अमरीन के पहले पति मंसूर ने भी तकरीबन ऐसा ही कुछ कहा था सर। कहीं ऐसा ही कुछ तो नहीं हुआ? मैडम, मुझे इस मोहल्ले में आए 3 साल होने को आए, लेकिन अमरीन के किसी चक्कर के बारे में कभी नहीं सुना। मोहल्ले में तो मैंने अमरीन के साथ किसी को देखा नहीं। आप वो कपड़े की फैक्ट्री में जाकर पूछिए ना, जहाँ के लिए वो सिलाई का काम करती है। अक्सर आना जाना तो होता था मैडम जी उसका, और मर्दाना जगह है मैडम। एक मोहसिन भाई है एस्टेट एजेंट, वो मेरे पापा के पास अमरीन को लेके आए थे। 3 साल से रह रही है हमारे मकान पर। तलाक के बाद से अमरीन इस मोहल्ले में अकेली ही रहती है या कोई आता जाता रहता है? नहीं सर, मतलब मुझे कैसे पता होगा? मैं महीने में 1 दिन जाता हूँ अपना किराया लेने के लिए। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है जीतू, क्या अमरीन अपने बेटे का कत्ल कर सकती है? ये कैसा सवाल है सर? वो माँ है, जान से ज़्यादा प्यार करती थी फैजल से, वो ऐसा क्यों करेगी? सर, मोहल्ले में काफी लोगों से पूछा है, पर कोई कुछ नहीं बता पा रहा। सर, मैं उस गारमेंट फैक्ट्री भी हुई जहाँ पर अमरीन काम करती है, लेकिन वहाँ भी कुछ खास नहीं निकला। लगता है बच्चा फैजल इलियासी अपने घर से बाहर निकला ही नहीं। अब बताएंगे भी? आपको किस बात का शक है?
अमरीन, अमरीन ये सब क्या हो रहा है? तू कुछ क्यों नहीं बोलती? आपको लगता है कि मेरे बच्चे के कत्ल से ताल्लुक रखते हुए कोई भी चीज आपको यहाँ मेरे घर में ही मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपके बेटे फैजल के कत्ल से ताल्लुक रखने वाली कोई भी चीज हमें इस घर में नहीं मिलेगी। फैजल को मैंने 9 महीने अपने पेट में पालकर पैदा किया, मेरा सब कुछ था वो। तो इस घर में आपको सिर्फ उसकी यादें ही मिलेगी, कोई सुराग नहीं मिलेगा। अमरीन जी, हमें यह शक है आपका बेटा फैजल दोपहर 2 बजे घर से निकला ही नहीं। सच है? झूठ है। 1:45 बजे वो स्कूल से आया, खाना खाया और 2 बजे खच्चे लेकर चला गया। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपने बच्चे का गला दबाकर कत्ल कर दूंगी और उस नन्ही से जान को मैं कूड़ेदान में फेंक दूंगी। सर, घर तो क्लीन है। अगर कुछ भी होता तो छुपाना मुश्किल होता। लाश रात भर मोहल्ले में थी, अगले दिन निकाली गई सुबह। अगर फैजल वाकई अपने घर से निकला होगा तो उसके साथ रास्ते में कुछ हुआ होगा, यहां पहुंचने से पहले। 8 साल का बच्चा इसी रास्ते पर चला आ रहा था और उसके साथ यहीं कुछ हुआ होगा और वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा ही नहीं। क्या हुआ होगा उसके साथ? 8 साल के मासूम बच्चे का इसी मोहल्ले में कहीं कत्ल हुआ और फिर उसकी लाश को इसी मोहल्ले के किसी घर में छुपा कर रखा गया देर रात तक, और अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले उसकी लाश को बाहर निकाला गया होगा, कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया होगा। सर, अमरीन के ज्यादातर कॉल्स फरीदाबाद में उसकी मां के पास गए हैं, उसके बाद बदायूं में उसकी पहली शादी से बेटे अशफाक के पास, और कुछ कॉल्स कपड़े की फैक्ट्री के सुपरवाइजर को भी गए थे। सर, ये बच्चा फैजल, हमारे पास इसकी मिसिंग कंप्लेंट आने से पहले ही इसका कत्ल हो चुका था। बुरा लगता है सर। वो महज 8 साल का था। कौन इंसान इतना जालिम हो सकता है, इतना मतलबी हो सकता है, जो एक 8 साल के मासूम बच्चे को मारकर कचरे के डब्बे में फेंक दे? सर, इस यूसुफ इलियासी ने अमरीन को धमकी दी थी। जो दर्द तुम दे रही हो ना मुझे अमरीन, कसम है तुम भी झेलोगी। अब फैजल की मौत से अमरीन को दर्द तो बहुत हुआ है। दर्द तो हमने भी यूसुफ को बहुत दिया, लेकिन अड़ा हुआ है, बार बार यही कह रहा है कि मैं बेकसूर हूं। और अमरीन के खिलाफ भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है सर। अमरीन का इससे क्या मतलब हो सकता है? लेकिन अमरीन के पहले शौहर मंसूर और दूसरे शौहर यूसुफ, दोनों का यही कहना है कि अमरीन का दिल अब किसी तीसरे पर आ गया होगा। मतलब अफेयर? काफी सीक्रेट अफेयर होगा सर, क्योंकि पूरे मोहल्ले में और कपड़े की फैक्ट्री में किसी भी आदमी ने इस अफेयर की तरफ इशारा तक नहीं किया। फिर ये आशिक किसी तीसरी जगह से होगा, और ये आशिक मोहल्ले के जिस घर में रहता होगा वो घर खाली होगा, क्योंकि अगर उस घर में उसके अलावा भी कोई रहता तो उसे लाश की बदबू जरूर आती। पुलिस अब कातिल की दहलीज से सिर्फ एक कदम दूर थी। इतना तो तय था कि कत्ल मोहल्ले के ही किसी घर में हुआ था, और इसकी भी संभावना थी कि कातिल के घर में या बिल्कुल पड़ोस में शायद कोई रहता नहीं था, वरना लाश की बू जरूर पकड़ी गई होती। लेकिन हर जुर्म की एक बू होती जरूर है जो ज्यादा देर तक छुपाए नहीं छुपती, और इस केस में भी लाश की बू इस केस का सबसे तगड़ा हथियार साबित हुई। 100-150 लोगों के लिए हाल बहुत अच्छा है। ये लंच और डिनर भी बनाते हैं। आशुतोष जी। जी। अंदर आइए। आइए जी, आइए। ये देखिए, पूरे 200 लोगों की कैपेसिटी है आशुतोष जी। आपने कहा था कि आपके पास कमरे भी हैं जहां पर लड़के और लड़की वाले अपनी सारी तैयारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आइए दिखाता हूं। दूसरा रूम भी ऐसे ही है? बाप रे, कैसी बदबू आ रही है। कोई नहीं जी, मैं अभी साफ करा देता हूँ। लगता है अंदर कोई चूहा मरा होगा। आप शाम तक लौट के आइए, मैं एकदम पूरा साफ करा दूंगा।
सर जी मैं तो साफ सफाई वाले को बुलाने वाला था, पर कमरे में कंचे देखकर वो मुझे बच्चा याद आ गया। फैजल भी कंचे खेलने के लिए निकला था घर से। उस दिन आप घर पर आए थे इंक्वायरी करते हुए, तो कंचों की बात निकली थी, बस मैंने 2 और 2 मिला दिया। अब इसमें कोई शक नहीं कि कत्ल मोहल्ले में हुआ है और इस हॉल के कमरे में हुआ है। और सर हॉल भी उसी गली में पड़ता है जहां से होता हुआ फैजल रोज कंचे खेलने के लिए जाता था। जी ट्रस्ट का हॉल है और मैं ट्रस्टियों में से एक हूँ। आपकी ट्रस्ट कमेटी का हेड कौन है? सूरज चंदेल, और ज़्यादातर उनका बेटा जीतू ही बैठता है रिसेप्शन पर। इस हॉल की सारी देखरेख वही संभालता है। आज वो कॉलेज गया हुआ है, इसलिए पार्टी का हॉल दिखाने के लिए आया था। राजेश, कातिल शायद उस वक्त से हमारी नाक के नीचे बैठा हुआ था जिस वक्त अमरीन हमारे पास अपने बेटे फैजल की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। ये क्या कह रहे हो रुपेश? मेरे सामने बात हुई है सूरज जी, पुलिस जीतू को उठाने गई है उसके कॉलेज। जीतू ऐसा क्यों करेगा? सिर्फ एक बार। जीतू महीने में सिर्फ एक बार किराया लेने आता था। जी। अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं, अब सच बोलने का वक्त आ गया। इस जीतू का तो वैसे ही मुरब्बा बनने वाला। तुम सोच लो तुम्हारा क्या हो, तुम्हारा इस जीतू के साथ क्या चक्कर है? सोलह साल की थी जब मेरे अम्मी और अब्बू ने मेरा निकाह करवाया मंसूर से। उसकी अम्मी मुझे रोज पीटती थी, अक्सर पता ही नहीं चलता था कि खता क्या। फिर अशफाक पैदा हुआ। अशफाक की दुनिया में आने के बाद मैं मंसूर को छोड़कर अपनी अम्मी के पास चली गई। लोग ताने मारने लगे मुझे, कहने लगे कि मनहूस है, अपना शौहर नहीं संभलता, मेरा जीना मुश्किल कर दिया था फरीदाबाद। फिर मैं अपनी खाला के यहाँ आगरा रहने लगी। मंसूर का कहना था कि अगर अशफाक उसके साथ रहेगा तो ही मुझे तलाक मिलेगा। तभी तुमने अशफाक को मंसूर को दे दिया क्योंकि तुम्हें यूसुफ पसंद आ गया था, है ना? हाँ। पहले 3 साल सब ठीक था, फैजल हुआ, मेहर हुई, उसके बाद यूसुफ ने शराब पीना शुरू कर दी, बहानों जैसे बोतल से शादी कर ली, तो मैंने उसे तलाक दे दी। अमरीन, तुम मेहर को भी यही लेके आ जाओ ना, ये हर बारी फरीदाबाद जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीतू फैजल की परवरिश में ही मेरी हालत खराब हो जाती है। वो तो शुक्र है कि अम्मी और अब्बू है तो मेहर की देखभाल हो रही। लेकिन जब जब तुम मेहर को मिलने फरीदाबाद जाती हो या अशफाक को मिलने बदायूं, बहुत खाली खाली महसूस करता हूं मैं। अब क्या करें, मेरी जिंदगी वैसे भी बहुत खाली खाली और मजबूरियां भरी पड़ी है। जीतू एक तरीके का हमदर्द था, दोस्त था, आशिक भी था। हाँ था। मुझे उसका घर आना पसंद था, उसकी बातें पसंद थी, पर मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी का पर क्या था। तुम्हारा पर था फैजल, जो तुम्हारे और जीतू के बीच की दीवार थी, रास्ते का कांटा था। ऐसा कुछ नहीं था साहब। जीतू और फैजल की बहुत अच्छी जमती थी, दोस्ती थी उनकी। इसलिए फैजल बेझिझक होकर जीतू के साथ चला गया। फैजल अपने घर से दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकला था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे मौत मिल गई। बोल, तुमने फैजल को क्यों मारा? बोल। अब मैं जा रहा हूँ। बाय अम्मी। बाय। जीतू भैया, पता है कल मैंने 20 कंचे जीते थे। अरे वाह, क्या बात है। वैसे मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था, जरा चलना मेरे साथ।
एक काम है तेरी अम्मी का। अभी नहीं, बाद में आओ जीतू भैया। देखते दोस्त भी नहीं आया अभी तक। मेरा काम सिर्फ 2 मिनट का ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। चल आजा, नाटक मत कर। कोई नाटक नहीं जीतू भैया, चलिए। उसने तुझ पर भरोसा किया था। एक छोटे से बच्चे ने तुझे अपना दोस्त समझा था और तूने उसका मर्डर प्लान कर रखा था। अमरीन, जब तुम जीतू के साथ यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आई थी, उस वक्त तुम्हें यह बात मालूम थी कि तुम्हारे बेटे फैजल की लाश उस मैरिज हॉल के कमरे के बेड के नीचे पड़ी हुई है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम था और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जीतू ये सब कर सकता है। जीतू ने ही फैजल का कत्ल किया और यही हकीकत है। मैंने सुबह के 4 बजे लाश को हॉल के रूम से बाहर निकाला। हाँ साहब, जीतू के साथ मेरे जिस्मानी संबंध थे। अकेली रहती थी, 2 शोहरों से तलाक हो चुका था। 28 साल की हूँ, मेरी भी जरूरतें हैं, लेकिन जीतू के साथ शादी करने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। ऐसा कोई इरादा नहीं था जिसके चलते मैं जीतू के साथ मिलकर अपने बच्चे को मारने की साजिश करूं। लेकिन जीतू को लगने लगा था कि तुम पर उसका हक है। डर गया था वो। उसे लगा कहीं फैजल की खातिर तुम उसे छोड़कर वापस अपने शौहर यूसुफ के पास न लौट जाओ। मुझे मालूम था कि यूसुफ को ज्यादा दिलचस्पी फैजल में थी। वो सिर्फ मेहर के लिए अमरीन से नहीं जुड़ता। मुझे लगा अगर फैजल रास्ते से हट जाएगा तो अमरीन मेहर को फरीदाबाद से यहां लाएगी और हमेशा के लिए यही रहेगी। क्या अमरीन भी तुम्हारे साथ इस कत्ल में शामिल थी? उसने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मेरे बच्चे को मारकर वो मुझे हासिल कर लेगा? मेरे बच्चे को मार डाला उसने। पागल है जीतू। पागल। और ये सभी खूनी अक्सर मासूम लोगों की लाशों पर बैठकर अपनी प्रेम कहानियां लिखते हैं, मासूम लोगों के खून की स्याही से। कायर, डरपोक, नन्ही से जान को मार के तुझे लगा कि तू मुझे पालेगा। क्यों मारा मेरे बच्चे को तूने? क्यों मारा मेरे बच्चे को तूने? मेरे जानवर खाएंगे। क्यों मारा तूने मेरे बच्चे को? क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्यों मारा मेरे बच्चे को? अब मैं क्या बोलूं? खून ही गंदा निकला मेरा।
मुझे उन दिनों के लिए पछतावा है, लेकिन मैं अब तुम्हारी और महर की अच्छी देखभाल करूंगा। इंशाअल्लाह शायद फैजल फरिश्ता बनकर हमारी जिंदगी में फिर लौटे। अमरीन, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। मैं अम्मी के साथ फरीदाबाद जा रही हूँ, वहीं पर महर की परवरिश करूंगी। तुम्हें अगर महर से मिलना हो तो आ जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मुझे अब्बू अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जीतू को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है और साथ ही उस पर धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस भी लगाए गए हैं। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है और मुकदमा अभी अदालत में दाखिल हुआ ही है। बेटे की मौत ने अमरीन को तोड़ दिया और अब वो अपने माता पिता और अपनी बेटी मेहर के साथ अपने गांव में ही रहना चाहती है। फैजल का कत्ल करने में जीतू का बड़ा ही अजीब और विकृत मतलब था। जीतू द्वारा फैजल का कत्ल अमरीन को अपने पति के पास जाने से रोकने और उसकी बेटी को ननिहाल से अमरीन के पास वापस ले आने के मकसद से किया गया था। एक 21 साल के युवक के लिए यह बड़ा ही विचित्र मतलब था, एक बच्चे का मर्डर करने के लिए। मतलबी इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि खुदगर्जी और स्वार्थी मतलब से उठाए गए कदम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। ये सिर्फ मासूमों की जिंदगी में खलबली मचाते हैं और मतलबी इंसान को भी तबाह कर देते हैं। मुजरिम का जो भी मतलब हो, लेकिन कानून में रत्ती भर का मतलबी पना नहीं होता। कानून का सिर्फ एक ही मकसद होता है, गुनहगार को उसके गुनाह के मुताबिक सजा देना। फिर मुलाकात होगी कल रात एक और नए केस के साथ सीआईडी के एपिसोड के बाद। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.